हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, यदि आपको सबसे जल्दी कहीं पर पहुँचना है तो आप कौन से परिवहन के साधन का उपयोग में लेंगे? बच्चों, क्या जवाब है आपका? जी हाँ बच्चों, वायु परिवहन का ही आप इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों, आज चैप्टर नंबर 20 के अंतर्गत भाग 6 में हम पढ़ने वाले हैं वायु परिवहन के बारे में। जी हाँ बच्चों, हमने कुल मिलाकर 3 प्रकार देखे, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो बच्चों, स्थल मार्ग के बारे में हम पढ़ चुके हैं और जल मार्ग के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और आज भाग 6 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं वायु मार्ग के बारे में। जी हाँ बच्चों, जब कभी भी हमें फटाफट जल्दी पहुंचना होता है तो हम वायु परिवहन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, करेंगे इसका परिचय और लिखेंगे वायु परिवहन परिवहन का सबसे तीव्रतम, आधुनिक व महंगा साधन है। जी हाँ बच्चों, फटाफट तो पहुंच सकते हैं, लेकिन सबसे महंगा साधन भी कौन सा है? वायु परिवहन ही है। विशाल क्षेत्र एवं औद्योगिक व्यापारिक केंद्रों के मध्य अत्यधिक दूरियों को शीघ्रता से पार करने के लिए वायु परिवहन ही महत्वपूर्ण साधन है। इसके साथ ही बच्चों, दुर्गम दूरस्थ स्थानों पर पहुंच, प्राकृतिक आपदाओं में राहत हेतु उत्तम माध्यम है। बच्चों, भारत में इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में। तो लिखेंगे बच्चों, भारत में इसकी शुरुआत 1911 में इलाहाबाद एवं नैनी के बीच में प्रथम उड़ान के साथ ही हुई थी। लेकिन बच्चों, इसका वास्तविक विकास कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ही हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देश यानी कि भारत में वायु परिवहन की सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व किसका है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का है। और बच्चों, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उनकी संख्या है 23, घरेलू हवाई अड्डे हैं 97 और नागरिक विमान टर्मिनल है 25। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे डेटा हमने कहाँ से लिए हैं? आपकी ही बुक से लिए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि भारत में वायु परिवहन का विकास की यात्रा क्या रही। बच्चों, वर्ष 1953 में वायु परिवहन का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। बच्चों, जितनी भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वायु परिवहन की कंपनियां थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 2 कंपनियां बनाई गई, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। ठीक है बच्चों, तो वर्ष 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ और 2 कंपनियां बनी, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। यानी इन सब पर स्वामित्व किसका है? भारत सरकार का है बच्चों। लेकिन 1 मार्च 1994 को इनका विलय कर दिया गया। ठीक है बच्चों, इनका पुनः विलय कर दिया गया और क्या बनाई गई? द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे बच्चों शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? एयर इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय हुआ 1 मार्च 1994 को और अब ये एक ही कंपनी रह गई है, द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसे हम एयर इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, और वर्तमान में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो निजी क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। इसके बाद में बच्चों, वायुदूत व पवन हंस लिमिटेड अंतर्देशीय वायु परिवहन हेतु स्थापित की गई। आगे बढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे हम भारत के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के बारे में। जी हाँ बच्चों, ये हवाई अड्डा है हैदराबाद का। बच्चों, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कौन सा होता है? बच्चों, वो हवाई अड्डे जो कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं। ये बच्चों आधुनिक है और इको एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इसके बारे में। ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा भारत में हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है। ठीक है बच्चों, जुलाई 2012 में जोधपुर हवाई अड्डे को भी ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित करने की अनुमति भारतीय वायुसेना प्रदान कर दी गई है। ग्रीन एयरपोर्ट से तात्पर्य ऐसे हवाई अड्डों से है जहां पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है बच्चों, इस समय विश्व ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की समस्याओं से जूझ रहा है और इसका बहुत बड़ा कारण क्या है? कार्बन उत्सर्जन। तो बच्चों, कार्बन उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है, इसीलिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं और हैदराबाद बन चुका है भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और साथ ही एशिया का भी ये पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कि सिक्किम में जो वेरुयांग हवाई अड्डा है उसकी लागत है बच्चों 309.46 करोड़। इसका कार्य भी शुरू हो चुका है। चेतू जो कि नागालैंड में स्थित है और ईटानगर में
ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण संभावित है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में। जी हाँ बच्चों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया, यानी कि वो हवाई अड्डे जहाँ से विश्व के अन्य देशों से उड़ानें भरी जा सकती है। तो बच्चों देखते हैं भारत में कौन कौन से ऐसे प्रमुख हवाई अड्डे हैं। बच्चों सबसे पहले यदि हम बात करें तो नई दिल्ली में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है बच्चों, भारत की राजधानी भी है। इसके अलावा बच्चों बात करें हम मुंबई की, तो मुंबई में है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, और बच्चों चेन्नई में है मीनामबक्कम हवाई अड्डा, और कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। ठीक है बच्चों, तो ये 4 महानगर थे और चारों महानगरों के 4 हवाई अड्डे हमने देखे। तो बच्चों लिखेंगे हम इसके बारे में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। बच्चों एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, मानचित्र संबंधी प्रश्नों में इसे पूछा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा सांता क्रूज मुंबई में स्थित है। मीनामबक्कम हवाई अड्डा जो कि चेन्नई में स्थित है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा 3 और हवाई अड्डे हैं, जैसे कि अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और बच्चों बेंगलुरु में है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र यानी हवाई अड्डा। ठीक है बच्चों, और हैदराबाद का हवाई अड्डा तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि ये एशिया का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे भारत से अन्य देशों के लिए हवाई यात्राएं की जा सकती है। ठीक है बच्चों, हवाई अड्डों के लिए अनुकूल दशाएं मौजूद है, इसीलिए भारत में हवाई क्षेत्र का इतना ज़्यादा विकास हुआ है। तो बच्चों लिखेंगे हम, भारत का विशाल आकार, भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख वायु मार्गों पर है, वायुयान निर्माण के लिए पर्याप्त एल्यूमिनियम उपलब्ध है, वायुयान निर्माण हेतु तकनीकी ज्ञान भी देश में उपलब्ध है, हवाई अड्डों के निर्माण हेतु समतल एवं कठोर भूमि की उपलब्धता है, देश की विशाल जनसंख्या, देश का आर्थिक विकास और देश का विशाल पर्यटन उद्योग है जो हवाई अड्डों के लिए अनुकूल दशाएं प्रस्तुत करता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने वायु परिवहन के बारे में पढ़ा और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। अब हम मिलेंगे प्रश्न उत्तरों के साथ में, तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।